हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बस अब बिल्कुल जो तो हमारी जो यूनिट चल रही है, ठीक है ना, उसमें फोर्थ चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। फिलहाल हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन, वो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों ही चैप्टर से कर रहे हैं, पर ज्यादातर क्वेश्चन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से आएंगे। ठीक है ना, आपके सामने मार्कर्स, कुछ 3 मार्क, कुछ 6 मार्क के क्वेश्चन आप अपनी करने का, तो जिसमें सॉल्व आपको ही करने हैं, तो कंफर्मेशन कराऊंगा अपने क्वेश्चंस। ठीक है जी, जल्दी करना, थोड़ा स्पीडी। ठीक है जी, फटाफट से कर। एक काम करते हैं, सबसे पहले जल्दी कर। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी बाय प्रोडक्शन मेथड एंड इनकम मेथड। जीडीपी एट एमपी मेथड, इनकम मेथड। 5 मिनट मिलेगा इसको, जल्दी से कर। सीधा जीडीपी एट एनपी निकालवाता है। फॉर्मूला लगाना, सिंपल, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट है, तीनों सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तीनों को प्लस करो, तीनों को माइनस कर दो, हो गया खत्म। 1300 आंसर आ गया। मेथड का फॉर्मूला लगा हुआ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग, तीनों साथ में जोड़ देते तो कैलकुलेट एनडीबी एट एफसी, कन्वर्जन कर लेते जीडीपी एट एमपी में, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो बस मैंने ये बता दिया, करके तो नहीं दिखा रहा बाबू। पूछना बता देता हूँ, संदीप एक चीज उन्होंने चेंज की हुई है यहाँ से, सब सोच के करना ढंग से। बेटा एक्साइज ड्यूटी इज इनडायरेक्ट टैक्स इन द पास्ट। बुक में आपको बता देता हूँ, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पर लगती थी। इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे तो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स का नाम है। ये यहाँ फंसे होंगे शायद कुछ फंसे, बाकी तो शायद कुछ नहीं। ठीक है, हो गया ना। 2 मिनट सुन के कोई बात समझ नहीं आई, वो कह रहे हैं चलो बहुत मार्क्स पूछता है। ठीक है ना, पढ़ना पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़ना जरा ढंग से। अब बिल्कुल चुप गया, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन कराने, चुप हो जाओ। चलो ऑप्शन मार्क करो। से मार्क करो। आंसर इज यस। बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक, सॉल्यूशन के साथ पढ़वाना चाहता हूँ आपको। बेटा रीड करना, नहीं ये बताओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज किया, मैंने भी कभी बात की थी आपके साथ। जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक है, 5 हेडिंग थी, उसमें एक हेडिंग थी एक्सटर्नैलिटीज। लिखो, जानना है आपसे।
हमारे ऐसे के तैसे 3 मार्क के हिसाब से लिखो इसको, ठीक है। बता देता हूं, मैं जो बताता था वो तो बताता ही था, इसके अलावा बुक ने भी एक आधी स्टेटमेंट अच्छी लिखी हुई है। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है बेटा, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करूं तो बेटा वो बेनिफिट्स जो हमें मिल रहे हैं, सोसाइटी को मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए फर्म को कोई पे नहीं करता। जैसे कि एक फर्म है, उसने क्या करा, अपकीप ऑफ गार्डन, एक नया गार्डन बनवा दिया, या बेटा ये जो पुराना गार्डन है इसको मेंटेन करा दिया। बेटा कोई पे करेगा हम में से उसको? क्या बेनिफिट मिल नहीं रहा हम सबको? सबको मिलेगा बेनिफिट, लेकिन पे कोई नहीं करेगा फर्म को, ठीक है ना। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, वो हार्म्स जो बेटा सोसाइटी को होंगे, पर कोई पेनलाइज भी नहीं करता बेटा फर्म को इसके बदले में। एक फर्म के पास अभी जितने ऑर्डर थे वो 8 घंटे फैक्ट्री चलाती थी, ऑर्डर बढ़ गए, उसने 8 की जगह 24 घंटे फैक्ट्री चलानी शुरू कर दी। सर पॉल्यूशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, पर बेटा हार्म होएगा सोसाइटी को, पर उसको कोई पेनल्टी भी नहीं लगाएगा। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात बोलो, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हमेशा थर्ड पार्टी को, सोसाइटी को फायदा देती हैं, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हमेशा हार्म्स देती है। बेसिक डिफरेंस है ये, ठीक है जी बाबू। अब अपने हिसाब से एक बार लिखो, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि बुक क्या लिखती है। प्लीज लिखो, सामने देखो बेटा। एक बार इनका रीड करना, मेरे को तो बहुत ठीक ठाक आंसर लगा था, बहुत ही ठीक ठाक। पढ़ना बेटा। अच्छा, ठीक है बेटा, समझ में आ गई वही बात, ठीक है। फर्म को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है ना। हमेशा थर्ड पार्टी को ही फर्क पड़ेगा एक्सटर्नैलिटीज में। पॉजिटिव में बेनिफिट मिलेंगे और नेगेटिव में हार्म्स, ठीक है। ओ इसका आंसर लिखो चलो। State whether the following statement is true or false. Industrial waste driven into rivers is an example of positive externality. True or false? It is a negative one. चलो, फैक्टर नॉट अ फैक्टर पेमेंट, दैट मीन्स अ ट्रांसफर पेमेंट। अगर तुम्हारी भाई पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट किया करो, मैं बोलता हूं ना हमेशा नॉट अ फैक्टर पेमेंट मतलब कौन सी ट्रांसफर पेमेंट है। चलो डन, पहले ही बोलना शुरू कर दो तुम स्कॉलर, चुप रहो यार। बाबू ये लिखना, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैं नहीं यार और ऊपर कर रहा, आंसर ही आ जाएगा सीधा। कंबाइंड फैक्टर इनकम विच कांट बी सेपरेटेड इनटू वेरियस फैक्टर इनकम कंपोनेंट इज नोन एज। थोड़ी बुद्धि लगाओ, वेरी गुड। आंसर इज मिक्स्ड इनकम। याद है ना बेटा, मिक्स्ड इनकम क्या है? जहां आप सेपरेशन नहीं कर पाते, रिटेलर की इनकम। याद है मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एक बार्बर का, एक डॉक्टर का, ठीक है ना। अगर सेपरेट नहीं हो सकती फैक्टर इनकम्स। चलो क्वेश्चन बढ़िया है, आपका दिमाग देखते हैं कितना बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स नेशनल इनकम? जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, सब्सिडीज, नन ऑफ दीज। यार तुम अपना ही लगे पड़े हो यार, कोई मत बोलो यार, कदे कहीं के। क्या है आंसर?
पता ही नहीं अभी तो बातों को। कौन कौन ए ऑप्शन के साथ है जीएसटी? अगर मेरे साथ कोई तो होएगा ही, अकेला थोड़ी रहूंगा, अच्छा लगेगा ऐसे कोई। तो मैं चलो स्पेश करा, मैं तो वही आपकी टीम से ही खेलता हूँ। हाँ जी, कोई कॉर्पोरेशन टैक्स पता, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है वैसे? वही इनकम टैक्स जो कंपनी देते हैं उसे कॉर्पोरेशन टैक्स बोलते हैं, यानी कि कुछ और नहीं बेटा, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का कोई रोल है पढ़ा आपने किसी भी तरीके से नेशनल इनकम निकालने में? सब्सिडीज यहां तो होंगे बहुत सारे। पंच कह रहा मैं हूं, चलो मुझे तो गिन ही लो। अरे तो डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज के साथ कौन है? बाकी पांचवे ऑप्शन में जो बचे हुए, भाई आंसर इज नन ऑफ दीज। थोड़ा तो बुद्धि लगा लेते। एफसी में अच्छा क्या बताओ, अगर किसी के दिमाग में एनआईटी चल रहा है, ये आईटी है ये सब्सिडी है, भाई एनआईटी का कोई रोल है एफसी में? नेशनल इनकम क्या है? एनएनपी एट एफसी। एफसी में पूरा एनआईटी नहीं आएगा, ना तो आईटी आएगा ना ही सब्सिडी आएगी, और कॉर्पोरेशन टैक्स वैसे ही कहीं नहीं कुछ आता। आंसर इज नन ऑफ दीज। इतना सा घुमा दो बस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। मैं भाई जो चौथा ऑप्शन पूरा दिखाते नहीं, मैं बोल दूंगा। कहता है नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स एक्रूइंग टू नेशनल्स। वैसे ये टर्म क्या होती है मुझे नहीं पता। इकोनॉमिक टेरिटरी कुछ भी लिखते हैं। थर्ड वन इज रेजिडेंट्स, और डी बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। सर आपको पता होगा मैंने एक बड़ी आसान डेफिनेशन बोली थी, बहुत आसान, ठीक है ना जी? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एक्रूइंग टू, ठीक है? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, मैं शॉर्टकट में बनाता था। हाँ चलो, रेजिडेंट्स, मेरे देश का रेजिडेंट ही कमाए, चाहे कमाए इंडिया से चाहे कमाए अब्रॉड से। नहीं नहीं अभी तो नहीं, चलो पढ़ना जरा। बहुत बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। Many goods and services which may contribute to welfare but not included in estimating GDP. Do you agree with given statement? Give valid reason in support of your answer. बेटा बहुत सारे गुड्स और सर्विस है जो कहता है वेलफेयर में रिजल्ट करते हैं, बट फिर भी वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होते। सही बात क्या है कि नहीं है? अब तो पता लग जाएगा, लिखो 3 नंबर के हिसाब से अभी पता लग जाएगा कितनी सही बात है। बेटा 2023 में एक क्वेश्चन है, ज्यादा दूर की बात नहीं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आंसर तो आना चाहिए आपकी तरफ से। अब देखो बताओगे तो आते हैं, एक बार फिर मैं आपको आंसर पढ़वा भी दूंगा इनका। बहुत सारे गुड्स और सर्विस ऐसे हैं जो वेलफेयर में रिजल्ट करते हैं बट फिर भी इंक्लूड नहीं होते जीडीपी में। जस्टिफाई करना है, एग्जांपल भी बताना है। अच्छा मेरे को पहले एक बच्चा बताएगा कौन से गुड्स और एक बच्चा बताएगा कौन सी सर्विसेज, तब आएगा मजा, ठीक है ना? उज्जवल कह रहा है मैं बताना चाहूंगा। अच्छा कोई, मैं फिर भी पूछना चाहूंगा। उज्जवल बता बेटा कौन से सर्विसेज नहीं इंक्लूड होती जीडीपी में पर हाँ वेलफेयर में रिजल्ट करते हैं, और इसका तो एग्जांपल है किसी एक मेथड में प्रिकॉशन भी है। इतना बड़ा यस बेटा, आपको याद भी होना चाहिए जीडीपी एंड वेलफेयर में, जीडीपी एंड वेलफेयर में भी एक हेडिंग आती थी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, और वैल्यू एडेड मेथड की एक प्रिकॉशन भी थी, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। याद आई बेटा बात? बेटा प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये ऐसी हैं जो बेटा बहुत सारी वेलफेयर में रिजल्ट करेंगी पर बेटा कभी भी जीडीपी का पार्ट नहीं होती। मैं कहता हूं बेटा आपकी मदर सारा दिन रेस्टोरेंट ऐसे सर्विसेज आपको देकर 3 टाइम खाना खिला रही है, ठीक है ना? हाइजीन का ध्यान पूरा रख रही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू का पूरा ध्यान रख रही है, वेलफेयर है सर, 100% वेलफेयर है। बाहर का खा के देख लो 10 दिन पता लग जाएगा वेलफेयर है कि नहीं है घर के खाने में। तो सर वेलफेयर तो है, तो सर क्या जीडीपी में आता है? नहीं।
याद आई कुछ बात? कोई गुड्स बता दे तो मजा ही आ जाए। हाँ सर। वेलफेयर में कैसे इंक्लूड होता है? कुछ जस्टिफाई करना, एग्जांपल बता दे कैसे, कौन सा गुड्स हो सकता है। पक्का बात है, गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है। सुनो देखो बाबू, इससे भी ज्यादा अच्छा वर्ड पता है क्या है? एक वर्ड लिख दो, जान छुड़ जाएगी आपकी। नॉन मार्केटेबल गुड्स। मैं पहले एक बार इनका आंसर पढ़वा देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इनका आंसर पढ़ना एक बार, प्लीज 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 प्लीज। ये वर्ड पढ़ना, एग्जाम्पल मैं दे दूंगा, टेंशन ना लो। इन्होंने यही लिखा है ना, नॉन मार्केटेबल गुड्स। बेटा ऐसे गुड्स जिनकी मार्केट हो ही नहीं सकती, पर वेलफेयर होता है उनके थ्रू। बेटा लगभग सभी पब्लिक गुड्स, सभी सरकारी संपत्तियां बेच नहीं पाओगे, पर वेलफेयर होगा उनके थ्रू। ठीक है ना बेटा? स्ट्रीट लाइट नॉन मार्केटेबल गुड्स है, कौन बेच सकता है? किसको बेच सकता है? हाईवेज नॉन मार्केटेबल गुड्स है। रेलवेज, ठीक है जी, समझ में आती है? लगभग सभी पब्लिक गुड्स। क्लियर है बात? पक्का से सर? दिन दूर नहीं है, मुझे नहीं पता कल को क्या पता ऐसे ही कहते कहते क्वेश्चन पेपर में पढ़ा, ध्यान रखना। चलो आज पता लग जाएगा कितने उस दिन थ्योरी ढंग से सुनी थी। पढ़ो जी। मैं एक बार क्वेश्चन आपके लिए फिर भी रीड कर देता हूं। सपोज ओनली वन गुड एक्स इज प्रोड्यूस इन द कंट्री। आउटपुट ऑफ द गुड एक्स ड्यूरिंग 18 and 19 वर 100 unit and 120 unit respectively. The market price of the product during the 2 year was 50 and 60 per unit respectively. Calculate the percentage change in real GDP in the year 19 using 2018 as a base year. बेटा मुझे कैलकुलेट करना है चेंज इन रियल जीडीपी, चेंज निकालना है रियल जीडीपी में कितना चेंज हुआ, और 2018 को ऐसा बेस ईयर लेना है। ना भी कहता तब भी जो पिछला ईयर होता है वो बेस ईयर ही बनता। ठीक है जी, ट्राई करो, बताओ। कांस्टेंट प्राइस, दैट सिंपली मींस, अब इससे ज्यादा तो बड़ा क्या ही हिंट दो भाई, प्राइस को कांस्टेंट रख लो, 50 रख लो, और तो क्या ही बोलियो मैं। बेटा लो एक मिनट सामने देखो, अगर आपसे कैलकुलेट नहीं हो रहा तो मैं कर देता हूं। बेटा 18 में आपने यूनिट बनाई 100, 19 में बनाई 120। बेटा रियल जीडीपी, रियल जीडीपी का दूसरा नाम क्या है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। बेटा प्राइस को कांस्टेंट कर दो, 2018 वाला। यहां पर जीडीपी आया 5000, यहां पर आया 6000। चेंजेस कितना चेंज हुआ? 1000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, आ गया चेंज 20%। क्या ही करना है था, इतना तो बड़ा मुद्दा भी नहीं है। मैथ्स वाले तो हंस रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ के मुझे लग रहा था। क्या हुआ? क्या? मैं बेटे चेंज की वजह से, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। मैं यहां पर जीडीपी डिफ्लेटर नहीं निकाल रहा हूं, मैं यहाँ प्राइस इंडेक्स नहीं निकाल रहा हूं। जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स सेम बात है। उसने ये कहा चेंज निकाल के दो। बच्चे यही तो फंसता है, मुझे समझ नहीं आता। मैं चेंज निकालने चला हूं, अब चेंज बताऊंगा तो परसेंटेज नहीं, ये परसेंटेज की वजह से 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। और दिन मैं डिफ्लेटर पढ़ा रहा था तो मैं बता रहा था कि मैं 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, कि बेस ईयर में अगर किसी चीज का दाम 100 है तो प्राइस की वजह से फ्लक्चुएशन कितनी आ चुके हैं, ये जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। या मैं चेंज की वजह से 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है ना? इनका आंसर मत देखना, क्योंकि ये अपने आप ही गुरु बन जाते हैं। यहाँ 110 प्राइस पता नहीं कहां से पिटाई करो, इसकी से मल्टीप्लाई करो, 5500 भी नहीं आने का, ये कुछ ही है। लो जी,
बढ़िया क्वेश्चन। कहते हैं जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर लूजेस इट्स सिग्निफिकेंस इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। बेटा मैं आपको बस सीधा सीधा ये बता देता हूं आंसर क्या होना चाहिए, या अगर याद करो आप जीडीपी एंड वेलफेयर वाला टॉपिक, उसी में से एक हेडिंग इसका आंसर है। पहली हेडिंग यही थी जो मैंने पढ़ाई थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये इसका आंसर पढ़ लो और आंसर देखो क्या कह रहा है। जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर लूजेस इट्स सिग्निफिकेंस इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टर्न्स अनइक्वल। सर मैंने आपको बात बताई थी, नाम बोला था बॉटलनेक, कुछ याद है? शुरू के 10% लोग इंडिया का 90% पैसा खा जाते हैं, और बाद के 90% लोगों के पास इंडिया के सिर्फ 10% पैसा हिस्से में आता है। इस टर्म को बॉटल नेक बोलते थे, मैंने आपको समझाया था कि मैं इसे बॉटल नेक बोलता हूं, ठीक है ना सर? यही तो बात कर रहा है। जीडीपी और वेलफेयर बराबर होते हैं क्या? अच्छा बताओ। वो कहता कभी बराबर नहीं हो सकते जब तक इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन यानी इक्वल है। समझ में? वही तो एक्सप्लेन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पहली हेडिंग मैंने जैसे समझाई थी। क्लियर? बढ़ जाए आगे। अब कुछ नहीं होता यार, देखो इसको ही बच्चे कह देते हैं ये घूम के आया क्वेश्चन, ये केस के तौर पे आया क्वेश्चन। सर कुछ भी नहीं होता, समझने की बात है। ये नोट्स का भी, नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है, टॉपिक पढ़ाया नहीं है नोट्स से, ठीक है ना? अब पढ़ा दूंगा, आ गया तो चलो सामने, अब फटाफट से करा दूंगा, 1 मिनट लगेगा मुझे तो एक ही बात बोलनी है। पढ़ना पहले। डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, स्टेट एनी 2 अप्रोचेस टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। बेटा पहले मुझे बता रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, फिर अप्रोचेस बतानी है जिससे मैं डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकूं, ठीक है ना सर? बड़े सिंपल सी बात, पहले मीनिंग की बात कर देता हूं फिर अप्रोचेस की। बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मींस काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार इंक्लूड हो जाना जीडीपी में या नेशनल इनकम में आउटपुट का। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कैसी अप्रोचेस हैं, कौन सी अप्रोचेस हैं जिससे बचा जा सकता है? बेटा 2 अप्रोचेस हैं। एक तो बेटा फाइनल आउटपुट मेथड, ये बात मैं समझाता हूं जब बेटा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स का डिफरेंस बताता हूं। फाइनल आउटपुट मेथड का मतलब क्या होता है बेटा? बिल्कुल आखिरी गुड्स जब कंज्यूमर को बिका है उसकी वैल्यू जोड़ दो, उसमें पिछले सभी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है। कुछ याद आ रहा है बेटा? मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, फर्म ए है, फर्म बी है, फर्म सी है, फर्म डी है। इसने बेटा फैब्रिक बेचा बी को, बी ने क्या करा? फैब्रिक से शर्ट बनाई, शर्ट बेची सी को, सी ने शर्ट बनाई बेची डी को, डी ने आखिरी में शर्ट ही बेची कंज्यूमर को। सर आखिरी जो शर्ट कंज्यूमर को बिकी इसकी वैल्यू जोड़ दो, पिछले सभी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू। सर तभी बच सकते हो प्रॉब्लम डबल काउंटिंग से। आपको नहीं नहीं हर गुड्स की वैल्यू जोड़नी है बेटा, जोड़ते जाओ। फैब्रिक की वैल्यू 4 बार जुड़ी होगी इसमें, इस शर्ट की वैल्यू बेटा 3 बार जुड़ी होगी, इस शर्ट की वैल्यू 2 बार जुड़ी होगी। मानते हो ना बेटा? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है? काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस। बचने की अप्रोच पहली अप्रोच है फाइनल आउटपुट मेथड, बिल्कुल फाइनली जब कंज्यूमर को प्रोडक्ट बिका तब वैल्यू जोड़ो, वो फाइनल गुड्स है, उसमें पिछले सभी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होगी। और दूसरी अप्रोच वैल्यू एडेड मेथड, सबका वैल्यू एडिशन अलग अलग कैलकुलेट करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट अलग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन अलग, वैल्यू एडेड सबकी आती जाएगी, वैसे जोड़ लो, ठीक है? नोट्स में इसका बिल्कुल सॉल्यूशन है, मैंने दिए हुए हैं जो नोट्स, ठीक है ना? सेम बिल्कुल लिखा हुआ है जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है जी? और इन्होंने भी आंसर लगभग सेम ही लिखा है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है जी? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर ये 8 पढ़ेंगे, सॉल्यूशन मैं पढ़वा दूंगा, हमारा करा हुआ क्वेश्चन है। गिवन नॉमिनल इनकम हाउ कैन वी फाइंड रियल इनकम, एक्सप्लेन। सर मैंने आपको कहा था कई बार ये टर्म आती है नॉमिनल जीडीपी, कभी नॉमिनल जीएनपी, कभी नॉमिनल एनएनपी, ये वही बात है, ठीक है ना?
कहता है नॉमिनल इनकम गिवन है, कैसे रियल इनकम निकाल सकते हो, एक्सप्लेन कर दो। सर आराम से पढ़ लो, ठंडे दिमाग से, सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा। क्या है बेटा, प्राइस इंडेक्स ही तो है, फॉर्मूला लगा लो, एनएनपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल एनएनपी डिवाइडेड बाय रियल एनएनपी मल्टीप्लाइड बाय 100। 1 मिनट से पहले आंसर मिलेगा, कैसे नॉमिनल से रियल निकलती है। क्लियर जी, बढ़ना है आगे। लो न्यूमेरिकल करो फटाफट से, जल्दी जल्दी करना है? ये तो हो ही गया होगा, 1 सेकंड का आंसर था बाबू। अगले 2 क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, तो मैं नहीं कर रहा हूं यार, हो ही जाएंगे, रियल और नॉमिनल जीडी पर ही हो जाएंगे ना, डिफ्लेटर पर है क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे यार। चलो ये करो फटाफट से। गिविंग रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बेटा ये क्वेश्चन करो, इसके बाद 2 एमसीक्यू हो रहे हैं 1 1 मार्क के, फिर वाइंड अप कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। फटाफट से लिखना है ट्रू और फॉल्स, रीजन तो मैं पूछ लूंगा, रीजन मत लिखना, बस ट्रू और फॉल्स लिखो। चलो आंसर क्या है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स लिख दोगे ना। रीजन ये ट्रू हो सकता है कि कभी रियल जीडीपी हो सकता है नॉमिनल के बराबर, हो सकता है अगर प्राइस फ्लक्चुएशन ही ना हो सकता है। सेविंग्स आर स्टॉक, अरे क्या बात कर रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर होती है, फ्लो है, बट देयर इज ओनली अ फाइनल गुड्स। कैसी बात कर रहे हो, जरूरी है क्या हाउस होल्ड खरीदे, फर्म खरीदे फॉर फर्दर रीसेल तो इंटरमीडिएट हो जाएगी, ठीक है। अब है यार, पढ़ना पढ़ना। आंसर इज ऑब्वियस डी, आंसर है ए। कितना अच्छा ऑप्शन था यार, क्या यार तुम। भाई कहाँ है, हेलो, अरे ये तो ठीक है, इसका तो सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे करो, कंप्लीट द टेबल फटाफट से। चलो आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।